friends, I am CMA Tarun Singhal. This is my first lecture of residential status for assessment year 17-18, previous year 16-17. लेक्चर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इजीएस्ट वे में मैंने कोशिश किया है कि आपको इस लेक्चर को एक्सप्लेन किया जाए ताकि एक सिंपल पर्सन, ताकि आप उसको बड़े आसानी से समझ पाए। सो लेट अस एंजॉय। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ और ज्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे हम कोई भी इनकम कमाते हैं, व्हेन यू हैव अर्नड एनी अमाउंट, तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन पर्सन कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देंगे। हु इज लायबल्स टू पे टैक्स ऑन विच इनकम, माने कौन कौन सी इनकम पर किस किस को इंडिया में टैक्स देना है। कौन कौन सी इनकम पर किस किस को इंडिया में उस इनकम पर टैक्स देना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना पड़ता है कि जो भी पर्सन है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। स्टेटस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि हु इज लायबल्स टू पे टैक्स ऑन विच टाइप ऑफ इनकम। तो स्टेटस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। कुछ इंडिया में आकर पैसा कमाते हैं, कुछ इंडिया के लोग आउट ऑफ इंडिया जाकर पैसा कमाते हैं। सो वी हैव अ डिफरेंट। तो कौन कौन से पर्सन को कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बताता है कि आप इंडिया में कौन सी इनकम पर कब टैक्स देने के लिए लायबल है। तो ऑल ओवर इनकम टैक्स के अंदर स्टेटस इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब तक आपको अपना स्टेटस क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपनी इनकम को डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्टेटस के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि आपकी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं साइलेंट फीचर। ए पर्सन कैन हैव डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब क्या हुआ, एक होता है सिटीजनशिप, जैसे आप इंडिया के नागरिक हैं तो दिस इज योर सिटीजनशिप, और एक होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो डिफरेंट पर्सन का स्टेटस भी अलग अलग होता है और डिफरेंट ईयर्स में अलग होता है। जैसे मैं बात करूं फॉर द ईयर 16-17, अगर 16-17 में कोई इंडिया का रेजिडेंट है तो इट इज नॉट सो नेसेसरी कि वो 17-18 में भी इंडिया का रेजिडेंट हो। माने स्टेटस आपका ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है, डिपेंड कि आपने उस साल इंडिया में कितने डेज स्पेंड किए। आपके नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस डिटरमाइंड होता है। पॉइंट आ गया। तो ऐसा नहीं कि अगर एक बार आपका स्टेटस जो बन गया हमेशा के लिए वो रहेगा। डिफरेंट ईयर्स का आपका स्टेटस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ए पर्सन कैन हैव डिफरेंट स्टेटस इन डिफरेंट कंट्रीज। वेरी गुड। इंडिया में आप प्रेसिडेंट हैं तो क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड रेजिडेंट है? नहीं। डिफरेंट कंट्रीज का जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है वो डिटरमाइन कैसे होगा, उस कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग। जिस कंट्री का भी हम स्टेटस फाइंड आउट करना चाहते हैं उस कंट्री के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि आपका उस कंट्री का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि इंडिया में हमें डिटरमाइन करना है कि आपका स्टेटस क्या है, वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इन द सेम ईयर एनएसएससी कैन नॉट हैव डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। जितनी भी हमारी इनकम है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम लाइक सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो वो नॉन रेजिडेंट है और सैलरी इनकम के लिए वो रेजिडेंट है। हर टाइप की इनकम जो भी वो जनरेट करता है उन सबके लिए जो उसका स्टेटस है वो कॉमन माना जाएगा। जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही हर इनकम को कंसिडर किया जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि हमने एक इनकम के लिए तो बोला कि भाई आप रेजिडेंट हो और दूसरी इनकम के लिए हम क्या बोलते हैं कि यू आर नॉन रेजिडेंट, तो वो नहीं चलेगा। आपका जो स्टेटस है फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट हैव डिफरेंट स्टेटस फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा नहीं है।
Residential status once decided shall continue to be applied during the previous year under consideration. एक बार आपका उस साल के लिए जो डिफाइंड हो गया स्टेटस, तो पूरे साल वही स्टेटस आपका माना जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। टोटल इनकम ऑफ द असेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। टोटल इनकम ऑफ असेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग हिज, माने इनकम को डिटरमाइन करने के लिए, इनकम का मतलब क्या है कि टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पर उसको इंडिया में टैक्स देना है, उस इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका स्टेटस डिटरमाइन पहले करना पड़ेगा। द रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली। हर पर्सन का स्टेटस इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जाएगा। मिस्टर एक्स का अलग होगा, मिसेस एक्स का अलग होगा, उनके डॉटर का, उनके सन का, कंपनी का, एचयूएफ का, हर पर्सन का अलग रूल है। तो ऐसा नहीं कि जो एक्स का स्टेटस है वही मिस्टर एक्स का, मिसेस एक्स का स्टेटस है, वही उसके सन का स्टेटस है। सबका डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ डेज। इंडिविजुअल का नॉर्मली क्या चलता है कि आपने इंडिया में कितना नंबर ऑफ डेज स्पेंड किया, उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। द अनस ऑफ प्रूफ, अनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑन द असेसी। असेसी को खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा स्टेटस क्या है। इनकम टैक्स वाले आपका डिफाइन नहीं करेंगे। अगर आप बोलते हैं कि आई एम अ नॉन रेजिडेंट, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा एज पर रूल ऑफ नॉन रेजिडेंट कि आप इस साल इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं, यू आर नॉन रेजिडेंट। तो कौन प्रूफ करेगा कि वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? असेसी को खुद ही रूल्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में डिफाइन करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं कि भाई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर रेजिडेंट, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इस साल रेजिडेंट नहीं हूं, आई एम अ नॉन रेजिडेंट, तो अनस ऑफ प्रूफ किस पर है? वो ये प्रूफ नहीं करेगा कि आप रेजिडेंट है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आई एम अ नॉन रेजिडेंट। तो अनस ऑफ प्रूफ की जो लाइबिलिटी है वो किस पर डिटरमाइंड होगी, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूफ करने की? असेसी पर, ना कि इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे। नाउ हाउ विल वी डिटरमाइन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल? तो इंडिविजुअल का स्टेटस डिफाइन करने के लिए वी हैव सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 हमें बताता है कि वेदर एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो सेक्शन 6 हम डिफाइन करेंगे कि कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। तो उसके लिए वी हैव सम बेसिक कंडीशंस। कुछ बेसिक कंडीशन है। व्हेन अ पर्सन सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे? दैट पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया। बट व्हेन ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी बेसिक कंडीशन, देन दैट पर्सन इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो बेसिक कंडीशन हमें बताती है कि इफ द बेसिक कंडीशन हमें क्या बताती है कि वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। वेदर अ पर्सन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, कौन बताएगा ये? बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई करता है तो वो कौन होगा? रेजिडेंट। मतलब क्या होगा? बेसिक सेटिस्फाई, तो क्या बोलेंगे इसको? रेजिडेंट। नॉट सेटिस्फाई, अगर बेसिक सेटिस्फाई नहीं होता है देन दिस इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। तो वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये कौन डिफाइन करेगा? बेसिक कंडीशन। अगर कोई पर्सन बेसिक को सेटिस्फाई करेगा तो वो कौन होगा? रेजिडेंट। और बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है देन दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉन। तो बेसिक हमें क्या बताएगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। क्या है कंडीशन? इफ द इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया, मान इंडिया में है फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे दो वर्ड आए,
182 डेज और मोर होना चाहिए, माने इस साल वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज और मोर है। और दूसरी बात क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल का हम स्टेटस निकालना चाहते हैं, जैसे आई नीड टू डिटरमाइन स्टेटस फॉर एन ईयर 16-17, जैसे मैं 16-17 में देखना चाहता हूं कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, तो 16-17 में जो उसके इंडिया में नंबर ऑफ डेज है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट का मतलब क्या हुआ, जिस साल का हम स्टेटस निकाल रहे हैं उस साल। ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। और यहाँ पे वर्ड क्या है, और का मतलब क्या है, या तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। If he stayed in India for a period of 60 days or more during relevant previous year and 365 days or more during 4 years preceding relevant previous year, preceding relevant previous year. यहाँ पे एक वर्ड मैं और डाल देता हूँ, दिस इज immediately during the 4 years, immediately preceding relevant previous year. ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब क्या हुआ कि जिस साल का मैं स्टेटस डिटरमाइन कर रहा हूं, जैसे आई एम डिटरमाइनिंग स्टेटस ऑफ 16-17, तो 16-17 में तो वो कम से कम 60 डेज और मोर हो, और जस्ट इमीडिएटली, कोई से 4 साल नहीं, 16-17 से जस्ट इमीडिएटली। वर्ड क्या है, इमीडिएटली, माने कौन से हो गए, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13। इन 4 सालों के उसके इंडिया में जो नंबर ऑफ डेज हैं, इट शुड बी 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। माने जिस साल की हम बात कर रहे हैं उससे जस्ट पहले के 4 साल, कोई से 4 साल नहीं, पिछले, जस्ट पिछले, माने इमीडिएटली उन 4 सालों के मिलाकर उसके ये दोनों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए, माने 60 प्लस 365। तो पूरी कंडीशन क्या है, ये 60 प्लस 365, माने 60 भी होना चाहिए और साथ में 365 भी होना चाहिए। और इसमें क्या था, 182। तो 2 बातें पूरी हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, या तो वो इंडिया में 182 डेज, या दूसरा क्या है कि 60 इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days in 4 years immediately preceding the relevant previous year. Both conditions should be satisfied. If the assessee fails to satisfy either of the above basic condition, अगर वो एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट, और अदरवाइज क्या बोलेंगे इसको, रेजिडेंट। तो ईदर ऑफ द वन, माने एटलीस्ट वन सेटिस्फाई करना होता है, एक से काम, एक या दोनों, एटलीस्ट वन शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है, कम से कम ईदर ऑफ द वन, ईदर ऑफ द अबव, ठीक है, दोनों में से कम एक तो सेटिस्फाई करना है। और यदि वो एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम योर नॉन रेजिडेंट, ईदर ऑफ द अबव बेसिक कंडीशन। तो ईदर ऑफ द अबव, ठीक है, ये मेन वर्ड है, एज एप्लीकेबल। तो बेसिक हमें क्या बताता है कि कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए हमने क्या डिफाइन किया, बेसिक कंडीशन। बट मैंने पर्सन सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन, तो फिर हम देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या कौन है, और नॉट ऑर्डिनरी
रेजिडेंट, माने वेदर इज अ रेजिडेंट ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ये कौन बताएगा? एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन पे हम तब जाएंगे जब वो बेसिक सेटिस्फाई करके रेजिडेंट हो चुका हो। माने रेजिडेंट होने के बाद वी नीड टू चेक आउट कि वो रेजिडेंट कौन से वाला है, ऑर्डिनरी वाला है या नॉट ऑर्डिनरी वाला है। उसके लिए दो हैं, और यहाँ पे तो और वर्ड था, जबकि यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? एंड। एंड का मतलब है कि एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, बोथ शुड बी सेटिस्फाइड, बोथ। ऊपर क्या था? इधर दिस और दिस, जबकि एडिशनल में क्या है? दोनों की दोनों सेटिस्फाई होंगी तो हम मानेंगे कि उसने एडिशनल सेटिस्फाई किया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। और एडिशनल एक सेटिस्फाई करता है, एक नहीं करता, तो क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर रेजिडेंट ही नहीं है तो फिर हम एडिशनल को चेकआउट नहीं करेंगे। एडिशनल पे कब आओगे? जब वो बेसिक सेटिस्फाई करके रेजिडेंट बन चुका हो। कौन कौन सी है? रेजिडेंट इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, माने जिस साल का निकाल रहे हैं स्टेटस, उस साल से पहले के 10 सालों में कम से कम कोई से 2 साल, 10 में से कोई से 2 साल वो रेजिडेंट रह चुका हो। तो रेजिडेंट किस बेस पे रहा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशन। मतलब क्या हुआ? जैसे मैं 16-17 की बात कर रहा हूँ, तो 16-17 से पहले कौन सा हो गया? 15-16, 14, 15, 13, 14, ऐसे 10 सालों में कोई से 2 साल लगातार हो ना हो, एटलीस्ट 2 साल ऐसे होने चाहिए जब वो क्या हो चुका हो? इंडिया का रेजिडेंट रह चुका हो। और रेजिडेंट के लिए क्या होता है रिक्वायरमेंट? जब मैं बोलता हूँ कि वो इंडिया का रेजिडेंट रह चुका हो, तो मतलब क्या है? कि उसने बेसिक को सेटिस्फाई किया हो। क्या मतलब है इस बात का? कि ही सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन। तो रेजिडेंट होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक शुड बी ठीक है, बेसिक शुड बी सेटिस्फाइड। अगर बेसिक वो सेटिस्फाई करेगा तो वो कौन होगा? रेजिडेंट होगा। तो रेजिडेंट होने या ना होने के लिए बेसिक कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। माने उन सालों में, जिन 2 सालों की मैं बात कर रहा हूं, उन 2 सालों में उसने बेसिक को सेटिस्फाई कर रखा हो। कौन सी बेसिक? यही वाली 182 डेज और 60 प्लस फिर 65। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि उन सालों के लिए वो क्या था? इंडिया का रेजिडेंट है। और दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन है? फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पहले के 7 ईयर्स के मिलाकर उसके कम से कम इंडिया में 730 दिन होने चाहिए। ही शुड बी इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस। तो दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। पहले के 10 में 2 मिलने चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि पहले के 7 ईयर्स के मिलाकर उसके इंडिया में टोटल एग्रीगेट नंबर ऑफ डेज शुड बी एटलीस्ट 730 डेज। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन जाएगा वो? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। रेजिडेंट कौन से वाला? ऑर्डिनरी वाला। और दोनों वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या बोलेंगे? रेजिडेंट तो है लेकिन कौन सा रेजिडेंट है? नॉट ऑर्डिनरी वाला। तो एडिशनल हमें ये बताता है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या कौन सा है? नॉट ऑर्डिनरी। और बेसिक क्या बताता है? कि वो रेजिडेंट है या कौन है? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसका चैप्टर बताया। तो इस टाइप से हम स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नोटिंग पॉइंट है, वो हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं।
the day on which he enter into India as well as the day on which he leaves India. जिस साल वो इंडिया आया और जिस साल इंडिया छोड़कर गया. Leave India shall be taken into account as the stay of the individual in India. जिस साल वो इंडिया आएगा वो दिन भी काउंट होगा और जिस साल वो इंडिया छोड़ के जाएगा वो दिन भी काउंट होगा. जब मैं बोलता हूँ कि वो इंडिया में है तो जिस साल वो आया वो भी काउंट होगा और जिस साल वो इंडिया छोड़कर जाएगा वो दिन भी हम काउंट करेंगे. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल आप बाउंड्री पर होते हैं तो हम आर बेसिस पर भी कैलकुलेशन करते हैं. तो नॉर्मली जब आर बेसिस पे करना हो तो 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे. जैसे आप आज आए 2 घंटे इंडिया में काम किया फिर चले गए, फिर नेक्स्ट डे आए 3 आवर्स वर्क किया फिर चले गए. अब अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, वो 2 दिन हो गए इंडिया में, लेकिन लॉजिकली 2 + 3 कितना हुआ 5 आवर्स. तो ऐसे जब 24 आवर्स आएंगे व्हेन यू आर कम इंडिया फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन तो फिर हम आर बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे कि आपका इंडिया में कितना टाइम स्पेंड हुआ. और अदरवाइज सिंपल अगर बेसिक रूल क्या है, डे ऑफ एंटर एंड डे ऑफ डिपार्चर बोथ आर कंसिडर फॉर फाइंड आउट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया. इंडिया में चाहे वो पानी की बाउंड्री में ही क्यों ना हो, वाटर लिमिट के अंदर ही क्यों ना हो, तो भी वो इंडिया में माना जाएगा. Even the stay in a ship or a boat moored in the territorial water of India would be considered for calculating total stay in India. चाहे वो पानी की बोट में ही बैठा हो, अभी जमीन पे ना उतरा हो, लेकिन वो जो पानी की बोट है वो कहाँ पर है, वाटर बाउंड्री के अंदर है, जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री है उसके अंदर आता है. तो भी हम क्या बोलेंगे कि वो इंडिया में है. 2 दिन तक आप जहाज में बैठे हुए हैं ताकि मैं जब जहाज लैंड करे, जब जहाज पानी का आए तो मैं उतरूँ जहाज से, लेकिन आप फॉर द टाइमिंग बाउंड्री में हैं. क्योंकि जब आप आते हैं शिप से तो कई बार बहुत समय लगता है आपको शिप से उतारने में, लोडिंग अनलोडिंग में. अगर सामान लेकर आएंगे तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो कई बार ऐसा होता है कि आप वाटर लिमिट में होते हैं और फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया. तो इवन इन अ वाटर लिमिट, अगर वाटर लिमिट में है तो भी आप इंडिया के अंदर माने जाएंगे. यहाँ पर जब मैं वाटर वर्ड यूज करता हूँ तो वाटर का मतलब जमीन नहीं है. जमीन के ऊपर जो आकाश है वो भी वाटर, वो भी इस वाटर बाउंड्री के अंदर ही आता है. पॉइंट आया. जब मैं शिप बोलता हूँ तो शिप खाली पानी के जहाज से मतलब नहीं होता. एरोप्लेन भी अगर उस वाटर बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट समझ में आ गया. हेलीकॉप्टर चल रहा है और वाटर बाउंड्री के अंदर आ गया, तो वाटर का मतलब खाली सरफेस से नहीं होता, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी वाटर बाउंड्री की लिमिट में ही आता है. तो ऐसा नहीं होता कि शिप से आ रहे तो ही वाटर बाउंड्री है. वाटर बाउंड्री के ऊपर का एयर स्पेस भी इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर काउंट होगा. लेकिन प्रैक्टिकली तो जब आप शिप से बाय एयर आएंगे तो वहाँ इतना बड़ा स्टे तो होगा नहीं. आओगे और शिप लैंड कर जाएगा, है ना. तो शिप में ऐसा हो सकता है भाई पानी से आ रहे हैं तो वहाँ पे स्टे हो रहा है पानी के अंदर. व्हेन यू विल कम फ्रॉम एयर तो इतना टाइम स्पेंड नहीं होता कि आप 2 दिन वहीं घूम रहे हो ऊपर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना. तो एयर में लेकिन लॉजिकली लिमिट वहीं से काउंट होती है. मान जब मैं वाटर बाउंड्री वर्ड यूज करता हूँ तो वाटर के ऊपर का जो स्पेस एरिया है आल्सो बिलो और अबव. आप पनडुब्बी से आ रहे हैं, पानी के नीचे से आ रहे हैं इंडिया के अंदर. मेरी बात समझ में आ रही है. अगर पानी के नीचे से आप आएंगे तो भी आप इंडिया की बाउंड्री में काउंट हो जाएंगे. तो मतलब वाटर सरफेस के ऊपर का एरिया और वाटर सरफेस के नीचे का एरिया, वो दोनों के दोनों एरिया वाटर लिमिट के अंदर आएंगे. टेरिटोरियल लिमिट के अंदर. कि मैं तो पनडुब्बी से आया हूँ, मैं तो पानी के नीचे से आया हूँ, ऊपर से कहाँ से आया हूँ, तो वो नहीं चलेगा. अगर आप वाटर बाउंड्री में हैं तो बिलो और अबव द वाटर सरफेस वो टेरिटोरियल वाटर लिमिट के अंदर ही काउंट होगा. अभी इन फ्यूचर कभी आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें कस्टम एक्ट आएगा. अभी तो कस्टम एरिया का हमें देखना पड़ता है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब माना जाएगा. कब आप ये मानेंगे कि माल इंडिया में इंपोर्ट हुआ और एक्सपोर्ट हुआ, तो वहाँ जो ये वर्ड है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसका काफ़ी अच्छा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा इनडायरेक्ट टैक्स में.
it is not necessary that the period of stay to be in a continuous, nor it is essential to be at the usual place of, कहीं भी हो आप इंडिया में कॉन्टिन्यूस एक ही जगह पर रह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, अपने बिजनेस के प्लेस पर रहते हैं, रेजिडेंस पर रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए रहते हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं है। इंडिया में कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं है। आप पहले मुंबई चले गए, फिर नेपाल आ गए, सॉरी फिर जयपुर चले गए, फिर दिल्ली आ गए, तो वेदर आप इंडिया की लिमिट में हैं तो इंडिया में कहाँ स्टे किया, इट इज़ इमैटीरियल। आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आपका नंबर ऑफ डे काउंट होगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक हो गया। कुछ बेसिक कंडीशंस थी हमारे पास और कुछ हमारे पास एडिशनल कंडीशन थी, इनके बेसिस पे वी कैन डिटरमाइन कि वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। कुछ स्पेशल बातें हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 एक्सेप्शन केसेस हैं। ये केसेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ पर एग्जामिनर मोस्टली इन केसेस को इंट्रोड्यूस कर देता है कंफ्यूज करने के लिए। ये वो 3 केसेस हैं, some exceptional situations. In these 3 cases, condition mentioned in first A above only shall apply to determine their residential status. 60 days का जो कंडीशन है वो इन 3 पर्सन्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए बेसिक में हमने 2 कंडीशंस को पढ़ा था। बेसिक में पहली कंडीशन क्या थी, अगर हम ध्यान से देखें तो 182 डेज, और दूसरा था 60 + 3 65। तो ये जो 3 पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, अब इन 3 पर्सन पर जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वही एप्लीकेबल होगी। सेकंड बेसिक कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 3 पर्सन फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ही हम क्या बोलेंगे कि वो रेजिडेंट है। फर्स्ट कौन सी कंडीशन थी, 182 डेज। तो अगर ये 182 डेज को सेटिस्फाई करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो रेजिडेंट है। 60 + 365 वाली कंडीशन इनके ऊपर चेकआउट नहीं करेंगे। इन तीनों के अलावा, इन 3 पर्सन्स के अलावा जितने भी बाकी बच गए उनके लिए क्या है रूल, एटलीस्ट 1 ऑफ देम, एटलीस्ट 1, 182 या फिर कौन सी वाली 60 + 365 वाली। बट ये 3 स्पेसिफिक पर्सन है, इनको छूट दी गई है कि भाई अगर आप 182 डेज है तो ही हम आपको मानेंगे कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो। एक्चुअली जब हम इनकम टैक्स की बात करेंगे आगे कि कौन कौन सी इनकम पर इनको टैक्स देना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्सेबिलिटी क्रिएट होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, वो किसके ऊपर होती है, रेजिडेंट के ऊपर। और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी बहुत सारी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। तो अगर मैं रेजिडेंट कैटेगरी में आऊँगा तो मुझे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की इनकम पर टैक्स लगेगा। तो पर्सन्स आर ट्राइंग, तो इन तीनों को हमने क्या दिया है, कंसेशन दिया है कि भाई ऐसा है आप 182 डेज को सेटिस्फाई करेंगे तो ही हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे, और नहीं तो क्या मानेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन। 60 वाली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। 60 डेज का मतलब क्या हो गया, जस्ट 2 मंथ, और 182 डेज अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ। तो कोई पर्सन अगर इसमें से आता है और 2 महीने या 3 महीने भी स्टे करता है तो भी वो नॉन की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि उस पर कौन सी का एप्लीकेबल हो रही है कंडीशन, 182 डेज वाली, ना कि 60 वाली। पहला कौन है ये, इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई भी इंडिविजुअल जो कौन है, इंडिया का सिटीजन है, जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट पर्पज, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। यहां पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, नौकरी, क्या आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, नहीं। नौकरी का मतलब क्या होता है, आप एम्प्लॉयमेंट में हैं किसी और के लिए, किसी और के लिए आप एम्प्लॉय कर रहे हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं।
तो वहां पर भी तो हमने एम्प्लॉय वर्ड यूज किया ना। तो एम्प्लॉय का मतलब खाली जॉब नहीं होता, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड काम के लिए भी आप जा रहे हैं, सेल्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा रहे हैं, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट पर्पस की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयड है। मैं घूमने फिरने गया तो वो एम्प्लॉय नहीं होगा, माने चाहे मैं अपने एम्प्लॉयड के बेसिस पर गया या अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के बेसिस पर गया। अगर मैं बिजनेस ट्रिप पर जाता हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए जाता हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में आऊँगा। तो खाली सैलरी एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आएंगे ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप इस कैटेगरी में काउंट होंगे, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है उसके अंदर, सेल्फ और किसी और के लिए काम करते हैं, बोथ आर। तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया गए तो क्या होगा, ओनली 182 डेज एप्लीकेबल होगा, 60 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। और यदि मैं घूमने फिरने के लिए जाऊंगा तो 60 वाला भी एप्लीकेबल होगा। इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप लिविंग इंडिया, ठीक है। आप कौन है, इंडिया के सिटीजन हैं, और क्या हैं आप, इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं। क्रू मेंबर कौन है, क्रू मेंबर मीन्स पर्सन हु ऑपरेट द शिप। है बेटा, हाँ ब्राइटनेस कम कर दीजिए। अच्छा, ब्राइटनेस कम। नहीं बता। अरे सर ये लाइट जला दीजिए। आसान कर दोगे, दोनों जला दीजिए। ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, तो ब्राइट होना नहीं, बढ़ हो जाएगी। चलिए देखते हैं। लैपटॉप की कम कर दीजिए। तो इसमें बंदी हो जाएगा तो क्या पर्सन हु ऑपरेट शिप, एक ही बात आ रहा है। पर्सन हु ऑपरेट शिप, तो जो पर्सन शिप को ऑपरेट कर रहे हैं, दैट पर्सन है कॉल्ड क्रू मेंबर। तो वो सभी पर्सन जो इंडियन शिप के कौन है, क्रू मेंबर हैं। ये नहीं कि जो वहाँ पानी पिला रहा है वो भी क्रू मेंबर है, नहीं, उनकी ड्रेस अलग होती है, क्रू मेंबर्स की ड्रेस अलग होती है, और जो शिप पर और लोग काम करते हैं उनकी अलग ड्रेस है। तो वो पर्सन जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, और वो शिप क्या हो रहा है, इंडिया आ नहीं रहा, इंडिया छोड़ के जा रहा है, लिविंग इंडिया। तो उन पर्सन्स के लिए वी विल सी ओनली 182 डेज कंडीशन। पर्सन हु शिफ्ट लिविंग इंडिया, शिप जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन तीसरा कौन है आपका, इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन विजिटिंग इंडिया। कोई भी इंडिया का सिटीजन, और कौन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये कौन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, माने हु हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। मैं इसको नोट कर देता हूं एक बार। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, assessing himself or his parents or grandparents
born in divided India. Assessing himself or his parents or grandparents born in undivided India. तो हम क्या बोलेंगे? He is a person of Indian origin. ठीक है, assessing himself और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए हो? अनडिवाइडेड इंडिया, माने बिफोर 14 अगस्त 1947. His parents or grandparents born in undivided India, माने बिफोर 14 अगस्त 1947 से पहले. असेसी खुद या उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided India. Then assessee is called person of Indian origin. For example, उसके ग्रैंडफादर बॉर्न हुए पाकिस्तान में बिफोर 14 अगस्त 1947. तो ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए अनडिवाइडेड इंडिया में. तो असेसी इज आल्सो कंसिडर एज पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. तो अनडिवाइडेड इंडिया में वो खुद पैदा हुआ हो या उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. नाउ वी कम ऑन सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफरेंट टाइप के. X is a citizen of Bangladesh. X बांग्लादेश का सिटीजन है. His grandfather was born in a village near Dhaka. उसके ग्रैंडफादर पैदा हुए 1940 में ढाका में. तो ढाका इज अ प्लेस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. अब वो इंडिया में आता है फर्स्ट टाइम सिंस 1981 के बाद. फर्स्ट टाइम 2/10/2016 को 190 डेज के लिए. तो अब इस तो क्योंकि मिस्टर एक्स इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो इस पर जो फर्स्ट कंडीशन है वही चेकआउट की जाएगी 182 डेज वाली. सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मिस्टर एक्स. हिज स्टेज, लेकिन जब ये 190 डेज को हम काउंट करेंगे तो 2 अक्टूबर 2016 से मार्च 17 तक हमारा आता है 181 डेज. माने 181 डेज कहाँ से कहाँ तक का है ये? This is time duration from 2/10/2016 to March 31st 2016. तो इस टाइम में जो इसका नंबर ऑफ डेज है वो 181 है. तो ये 182 और मोर की रिक्वायरमेंट थी, तो ये क्रॉस नहीं हो पाता. अब क्योंकि ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मिस्टर एक्स. अब ये फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इसका मतलब ही इज देयरफॉर कंसिडर एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. During the previous year, X, a foreign citizen, stayed in India for just 69 days. अब ये foreign citizen है, इंडिया में 69 days के लिए स्टे करता है. Determine his status for the assessment year 17-18 on the basis of the following information. Suppose 13-14 में वो इंडिया में था 365 days. 10-11, 9-10 X was in जापान. जापान में वो 359 एंड 348 डेज था, और जो बाकी बैलेंस बचा वो इंडिया में था. इट मीन्स क्या हुआ? 10-11 में जो इसके इंडिया में नंबर ऑफ डेज होगा दिस इज 365 माइनस 359, और 9-10 में 365 माइनस 348. मिसेस एक्स इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर. तो मिसेस एक्स से हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें तो मिस्टर एक्स का स्टेटस देखना है. तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. तो टू डिटरमाइन वेदर इज अ रेजिडेंट और नॉट, ही इज रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर, क्योंकि एज इज सेटिस्फाई नॉट अ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड सेटिस्फाई होता है 69 डेज इन अ प्रीवियस ईयर एंड इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स उसका जो नंबर ऑफ डेज है 16-17 से प्रीसीडिंग 4 ईयर्स कौन कौन से होंगे आपके? 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, और ये 13-14 में ऑलरेडी 365 डेज है.
तो 4 साल का एग्रीगेट मिलाकर हमें 365 चाहिए जो सेटिस्फाई होता है। तो ये सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन, तो ये कौन हो गया आपका, ही विल बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी होने के लिए इसको एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एडिशनल 2 हैं हमारे पास, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली हमारे पास एडिशनल कंडीशन है कि पहले के 10 सालों में कम से कम कोई से 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट रह चुका हो। तो अगर हम इसको नोटिस करें तो 14-15 में जो उसका इंडिया में नंबर ऑफ डेज है, दिस इज निल, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार कब आया था, ही विल कम ऑन, अगर हम इसको चेक करें तो वो इंडिया में आया था आपके पास इस एग्जांपल के हिसाब से वो 13-14 में 365 डेज आए, 10-11 में उसके नंबर ऑफ डेज 365 माइनस 359, 9-10 में अगेन 365 माइनस 348। तो अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करता हूँ तो 14-15 में जो इसके नंबर ऑफ डेज है इंडिया में, दिस इज निल। थर्टीन 14 निल, 12-13 365 डेज, 7 डेज इन 9-10। तो इसका जो लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 साल मुझे इसका रेजिडेंट चाहिए था, जो कि नहीं है। और जो सेकंड एडिशनल है वो भी सेटिस्फाई नहीं होता। 730 डेज इन 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये एडिशनल सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर एक हो भी जाती तो भी ये नॉट ऑर्डिनरी ही माना जाता, क्योंकि एडिशनल तो हमें बोथ ही सेटिस्फाई करनी होती है। सो ही इज कंसिडर्ड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। He was in India for less than 730 days in the 7 years preceding the previous year. He is also non-resident in India 9 out of 10 years. Non-resident of 9 out of 10, माने एटलीस्ट 2 years चाहिए होता है, लेकिन 9 साल के लिए ये इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसमें। नाउ इसमें एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। You was born in 1976 in India. 1976 में वो इंडिया में पैदा हुआ। His parents were also born 1948 after independence. ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए? इंग्लैंड में पैदा हुए। You was residing in India till 16th March. 16th March 2014 तक वो इंडिया में था, लेकिन उसके बाद ही माइग्रेटेड टू इंग्लैंड एंड टुक द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। तो जैसे ही उसने इंग्लैंड का सिटीजनशिप लिया तो उसका जो इंडिया का सिटीजनशिप है वो अब नहीं रहा। सो नाउ 1617 में वो 90 डेज के लिए इंडिया में आया। तो 1617 के लिए ना तो वो इंडिया का सिटीजन है और ना ही वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो या उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, नो वन बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी 14 अगस्त 1947 से पहले। तो इन दिस केस यू इज नीदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिकॉज नीदर ही नॉर हिज पेरेंट्स नॉर हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। नाउ अब 1617 में इसका 90 डेज है, तो 60 डेज सेटिस्फाई होता है। और पहले के 4 साल अगर हम इसके काउंट करेंगे तो ये इंडिया में था 15 मार्च 2000। तो 15 मार्च 2015 तक को वो इंडिया से इंग्लैंड के सिटीजनशिप लिया। 16 मार्च 2014 टिल वो इंडिया में था। इस मीन्स 12-13 पूरा इंडिया में था, पहले के 4 साल देखना है। और 13-14 में इंडिया में 350 डेज था।
अब इस केस में जो इसके पहले के 4 years हैं उसमें इसके नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं? 715 days. तो ही सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन 60 days in previous year and at least 365 days in 4 years preceding the previous year. और अब हम देखते हैं कि ये एडिशनल कंडीशंस को भी क्या सेटिस्फाई करता है. एडिशनल 2 हैं हमारे पास. जो पहली एडिशनल कंडीशन है उसके लिए पहले के 7 years, पहले केस ही इज रेजिडेंट फॉर मोर देन 1. अगर हम देखें तो 13-14 में इसका 182 डेज क्रॉस होता है, तो 13-14 के हिसाब से इसने बेसिक को सेटिस्फाई किया है. तो 13-14 में वो रेजिडेंट था. अगर हम 15-16 की बात करें तो 15-16 के अंदर भी वो 365 डेज है, तो 182 सेटिस्फाई होता है. तो इस साल भी वो रेजिडेंट है. तो 10 में से 2 साल हमें चाहिए थे जिसमें वो इंडिया का रेजिडेंट रहे, लेकिन 7 सालों के मिलाकर उसके 730 डेज होना चाहिए, जबकि 7 सालों में उसके डेज कितने आते हैं? अब क्योंकि 715, क्योंकि ये तो आई थिंक इंडिया में ही है. अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 1976 में इंडिया में बॉर्न हुआ था, माइग्रेट हुआ है नहीं 16 मार्च 2014 तक टिल वो इंडिया में था. तो अगर मैं इसके पहले वाले सालों को देखूंगा 11, 12, 10, 11, तो उन ईयर्स पूरे साल फुल ईयर इंडिया में है. तो पहले तो लास्ट के 7 years के मिलाकर इसके 730 डेज क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि 715 डेज तो 4 years में हो गए, और इसके पहले के जो 3 साल हैं उसमें वो फुल ईयर 365 इंडिया में ही है. और हमें एटलीस्ट 730 डेज चाहिए इन 7 years जो सेटिस्फाई होता है. इट मीन्स ही इज सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन, और ये कौन हो गया फिर? ही विल बिकम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया. ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया.